हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल द नॉलेज पार्क में। तो आज हम लोग सिलेबस से थोड़ा सा हटकर पढ़ेंगे। कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे लिए आज के इस महामारी के टाइम में, इस पेंडेमिक के टाइम में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 क्या है, ये RT-PCR जो है कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, या फिर इसकी रिपोर्ट को आने में कितना टाइम लग जाता है। अगर किसी की RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो अगर किसी की RT-PCR की जो रिपोर्ट है अगर वो पहले आ जाती है या फिर वो बाद में आ जाती है तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोविड-19 है इसकी फुल फॉर्म क्या है। कोरोना वायरस डिजीज 2019। देखिए, कोरोना वायरस डिजीज 2019, क्योंकि ये जो बीमारी है सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चाइना का जो वुहान शहर है वहां पर देखी गई थी। तो उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम कोविड-19 रख दिया गया है। तो एक वायरस से होती है जिसको हम लोग आम भाषा में कोरोना वायरस बोल रहे हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस अब पहली बार नहीं आया। कोरोना वायरस इससे पहले भी 2003 या 2004 के आसपास आ चुका है, लेकिन वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, इतना ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं था। यानी कि उसने पूरा पेंडेमिक नहीं किया था, उसने महामारी का रूप नहीं लिया था। वो हाँ, एक दो देशों के अंदर था जरूर, लेकिन वो इतना ज्यादा फैल नहीं पाया था जितने कि अब ये फैल पाए थे। वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर आरएनए होते हैं। देखिए, हम धीरे धीरे सबको समझेंगे। आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से है वो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी मैं इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कोरोना वायरस क्या है, और हम लोग जो अपने अंदर भ्रम पाल रखा है इस कोरोना वायरस को लेकर वो सब दूर करूंगा मैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरोना वायरस डिजीज 2019। ओके, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं RT-PCR। इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक होता है CT वैल्यू, जिसको बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, कि ये क्या होती है। तो पहले मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए बच्चों, जो वायरस होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। यानी कि ये जो ससुरा वायरस है ये, इसको ना तो हम जिंदा मान सकते हैं और ना ही हम इसको मरा हुआ मान सकते हैं। तो क्या माने आखिर? ये जो साइंटिस्ट है उनमें भी काफी ज्यादा मतभेद है कि भाई इसको हम लिविंग की कैटेगरी में रखे, इसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखे, आखिर किस में रखे। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि जब तक ये किसी भी होस्ट जैसे कि कोई इंसान हो गया, इंसान के ऊपर अगर वो बीमारी फैला रहा है तो हम उसके होस्ट है, या किसी एनिमल पे वो बीमारी फैला रहा है तो एनिमल उसका होस्ट हो गया। तो होस्ट के अंदर वो जब तक रहेगा तब तक उसके अंदर लिविंग के करेक्टर रहते हैं। जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के बाहर गए, मान लीजिए वो एयर के अंदर है या किसी नॉन लिविंग सरफेस पर पड़ा हुआ है, जैसे कि कागज पर पड़ा हुआ है, लकड़ी पर पड़ा हुआ है, फर्श पर पड़ा हुआ है, एयर के अंदर प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, तब तक वो नॉन लिविंग होता है। तो ये ना तो लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग है। अब ये जो वायरस है इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये वायरस है हमारा। ऐसे रफली मैं डायग्राम को बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के वायरस होता है। ओके, कुछ इस तरह का स्फेरिकल शेप का टाइप का ये वायरस होता है। और इसके पास में क्या होता है, इसके पास में लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है। और इसके अलावा ये जो मैं बना रहा हूं इसकी सतह पर ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है जिनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। और इन्हीं प्रोटीन को डिजाइन करके या इन्हीं प्रोटीन को पहचान कर एंटीबॉडीज या फिर जो वैक्सीन होती है वो काम करती है। आज वैक्सीन भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैक्सीन किस तरह से काम करती है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये मान लीजिए कोरोना वायरस, कोरोना का मीन्स होता है क्राउन। तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके सतह पर ये जो स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं ये कुछ इस तरह से, जैसे कि राजा महाराजा के सर पर ताज लगा होता है, कुछ इस तरह से प्रोटीन्स होती है। इनको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको? स्पाइक प्रोटीन। तो अब ये जो वायरस है वो इतना खतरनाक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। इसके अंदर आरएनए पाया जाता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ एक ही धागे का बना हुआ है भैया। इसके अलावा इसके पास में ये प्रोटीन का एक कोट होता है और जिसके सरफेस पर ये एंटीजन लगे होते हैं। भाई शरीर पर इसकी जो भी लगा हुआ है उसको हम लोग एंटीजन कंसीडर करते हैं, उसको कंसीडर किया जाता है एज ए एंटीजन। ओके, चलिए, तो मान लीजिए ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो बॉडी के अंदर जब ये एंटर करेगा तो उस टाइम पर इसकी जो मात्रा है वो फिलहाल कम है, बहुत कम है, और इतनी कम मात्रा को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसकी मात्रा को, मान लीजिए कि हमारे ब्लड के अंदर वो पहुंच गया और उसने अभी तक रेप्लिकेशन करना या फिर अपनी कॉपी बनाना शुरू नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसका ब्लड लिया जाता है किसी बंदे का और उसमें वायरस की जो मात्रा बहुत कम है,
तो उसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है ना। और मान लीजिए आपको इन्फेक्ट हुए 3 या 4 दिन या फिर उससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो उस टाइम तक वायरस ने अपनी बहुत सारी कॉपी बॉडी के अंदर बना ली है। तो उस टाइम पर अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं तो उसके अंदर वायरल का जो लोड है, जो वायरल की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा आती है, वो बहुत ज्यादा आएगी। वो आरटीपीसीआर के जरिए होता है। देखिए बच्चों, ये इसके अंदर आरएनए है। चलिए अभी आप आरएनए नहीं समझ पाएंगे तो इसके लिए मैं पहले डीएनए बताता हूँ। डीएनए के बारे में आपने बहुत सुना होगा। डीएनए क्या है? डीएनए वो चीज है जिसकी वजह से आपके बच्चे आपके जैसे दिखाई देते हैं। डीएनए वो चीज है जिसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर आपके जैसे कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, या फिर आपके माँ बाप या फिर आपकी जो वाइफ है उसके माँ बाप के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ कुछ लक्षण, है ना, क्योंकि वो मिक्सअप होता है। या फिर मान लीजिए किसी आपके घर में कोई बालक हुआ, ओके, और उसके अंदर आपको जो करेक्टर है वो पड़ोसी के नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रसाद आया है वो किसी पड़ोसी के घर से आया है। उसके लिए फिर आपको डीएनए की टेस्टिंग करानी पड़ेगी कि अगर दोनों का डीएनए सेम है तो मतलब वो बच्चा आपका नहीं बल्कि पड़ोसी की देन है। तो कुछ ऐसे ही है। तो चलिए, हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन जो मेन जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन को, यानी कि माँ बाप की जो सूचनाएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेके जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी संतान आपके जैसे दिख रही है और उसके अंदर आपके जैसे करेक्टर्स है, वो डीएनए ही होता है। बॉडी के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर काम डीएनए के द्वारा ही संपन्न होता है या फिर कंप्लीट होता है। तो डीएनए जो होता है, मान लीजिए ये रहा हमारा डीएनए। तो डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड होते हैं इस तरह से। यहाँ पर इसको बोलते हैं 5 प्राइम एंड और एक होता है इसमें 3 प्राइम एंड। फिर यहाँ पे एक 3 प्राइम होता है और ये होता है 5 प्राइम। ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे कि एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन। तो ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है, वहां पे यूरेसिल होता है, उसको ईओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये है डीएनए का डायग्राम। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए आगे चल के आरएनए बनाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसमें भी इसी तरह से नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। उसमें भी एक सिरा 5 प्राइम होगा और दूसरा वाला 3 प्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इसमें जो एडेनिन है वो तो रहेगा, साइटोसिन भी होगा, इसमें गुआनिन भी होगा, लेकिन थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ओके, आरएनए जो होता है, आरएनए बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी है, ये चंचल टाइप का है कि ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक जगह पे रुकेंगे नहीं, मतलब हमेशा जो है इनको कुछ ना कुछ शरारतें करनी है। जो डीएनए है वो बेचारा सीधा साधा है, वो ज्यादा कुछ चेंजेस अपने अंदर नहीं लाता है। तो आरएनए जो होता है अस्थायी होता है, इसके अंदर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। मान लीजिए हमने आज कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन हमने डिजाइन कर ली, कुछ साल के बाद हो सकता है कि वही कोरोना वायरस जो है अपने चेहरे को बदलकर या अपने सरफेस पर इसके जो ये एंटीजेंस लगे हुए उनको बदलकर फिर से वापस आ जाए। तो आपकी जो पहली वाली वैक्सीन है फिर वो उस पर काम नहीं कर पाएगी, या काम करेगी तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। वही कुछ ऐसे हुआ कि कोई आदमी है, अगर पहली बार आ रहा है तो वो आपके लिए स्ट्रेंज है, बिल्कुल अजनबी है। अब मान लीजिए आपके पास वो पहली बार आया तो आपने उसको देख लिया, अगर दूसरी बार आता है तो आपके लिए अजनबी नहीं है, आप उसको पहचानते। मान लीजिए वही आदमी फिर से आया, प्लास्टिक सर्जरी करा के अपने फेस को बिल्कुल बदल के, तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि उसने अपना जो चेहरा है वो पूरी तरह से बदल लिया है। तो कुछ ऐसा ही वायरस के केस में भी होता है कि वायरस अगर पहली बार हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसके सरफेस पर कुछ एंटीजन लगे हुए हैं। भाई बॉडी जो है, जो बाहर से चीज आ रही है उसको एज ए फॉरेन एंटीजन कंसिडर करती है कि वो हमारी अपनी नहीं है, पराया है, और जो पराया होता है उससे खतरा महसूस होता है। तो पहली बार कोई वायरस अगर बॉडी में आया तो बॉडी क्या करती है, पहले उसको पहचानती है कि क्या ये पहले आ चुका है या फिर ये पहली बार आ रहा है। अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसको पहले पहचाना जाएगा। पहचानने के बाद में उसके खिलाफ कुछ हथियार बनाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी हमारे हथियार है। हमारे पास में अलग अलग वायरस या अलग अलग बैक्टीरिया से लड़ने के लिए अलग अलग वायरस होते हैं, जैसे कि अलग अलग अपराधियों से लड़ने के लिए अलग अलग पुलिस के तौर तरीके होते हैं, अलग अलग हथियार होते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी भी अलग अलग एंटीबॉडीज के द्वारा काम करती है कि भाई उस वायरस के लिए ये वाली एंटीबॉडी है, दूसरे वायरस के लिए ये वाली एंटीबॉडी है। तो मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पाई जाती है। लेकिन वो एंटीबॉडी तभी बन पाती है जब कोई वायरस बाहर से आकर हमारे ऊपर अटैक करे। मान लीजिए कोरोना वायरस ने आज आपको अटैक किया, पहली बार आ रहा है वो, तो बॉडी उससे अनजान है। आपको कोरोना वायरस हुआ, खुदा ना खास्ता आपको डिजीज हुई और कुछ दिनों के बाद में आपने रिकवर कर लिया।
अब वो मान लीजिए दोबारा से आपके शरीर के अंदर आ रहा है, तो अब क्या है, अब वो अजनबी नहीं है, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को डिजाइन करके अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया है। तो अब वो अगर आता है तो बॉडी तुरंत पहचान जाएगी कि ये तो भाई पहले आया था, तो ये जो है ये दुश्मन है, तो इसको बाहर मार पीट कर बाहर निकालना है हमें। तो तुरंत जो एंटीबॉडीज पहले बनाई गई थी अब वो उसके खिलाफ काम करेगी और उसको मारकर खत्म कर देगी। तो इस तरह से वैक्सीनेशन भी डिजाइन की जाती है। खैर उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले ये बता रहा था मैं कि जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए से आरएनए बनता है, और ये आरएनए जो होता है ये आरएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाता है। जो बॉडी के अंदर मेन रोल होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो प्रोटीन का ही होता है, क्योंकि सभी एंजाइम बॉडी के अंदर प्रोटीन के ही बने। डीएनए से आरएनए के बनने को हम लोग बोलते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपिकरण। डीएनए से वही आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। ओके, लेकिन ये जो बेचारा वायरस है, अब बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, ये ससुरा जो वायरस है इसके पास में आरएनए है। अब आरएनए है तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने आरएनए से अपने जैसा दूसरा आरएनए भी बनाता है, और उस आरएनए से अपनी बहुत सारी ऐसी प्रोटीन बनाता है जो कि इसके सरफेस पर पाई जाती है। भाई इंसान हो या फिर कोई दूसरा जीवधारी हो, प्लांट हो या वायरस हो, उनका काम यही है, ब्रीडिंग करना, फीडिंग करना, यानी कि खाना और संतान पैदा करना। इंसानों में कुछ अब एडवांस हो गया है कि अब जो है सिर्फ ब्रीडिंग के पीछे नहीं भागना है, अब कुछ और काम भी करना है, अपना विकास भी करना है, अपना डेवलपमेंट करना है। लेकिन जो वायरस है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है, वो चाहता है कि अपनी प्रोजेनी को और ज्यादा बढ़ाया जाए, अपनी पीढ़ी को दर बदर बढ़ाते रहना है उसको। तो करता क्या है, वो बॉडी के अंदर उसके आरएनए को एंटर कराता है, और ये आरएनए अपने जैसा दूसरा आरएनए बनाएगा, और उस आरएनए से बहुत सारी प्रोटीन बनाएगा। फिर उन सबको कलेक्ट करके अपनी बहुत सारी छोटी छोटी संतान बना लेता है, छोटे छोटे बच्चे बना लेता है, और फिर सेल को तोड़कर बाहर निकल जाएगा और नई सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करता रहता है वैसे वैसे उसकी संख्या बॉडी के अंदर बढ़ती रहती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी में वायरल का लोड ज्यादा हो गया। देखिए बच्चों, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन जाता है कभी कभी, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता था। अब हम क्या करें, हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कार को रिवर्स गियर में ले जा रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा किया जा रहा है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी पे आधारित है हमारा आरटीपीसीआर। तो बच्चों देखिए जरा, कोरोना वायरस है, इसकी सरफेस पर स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं जिनको हम लोग एंटीजन कंसीडर करते हैं, और इन्हीं एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज या फिर वैक्सीन को डिजाइन किया जाता है। अब इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। अब आरएनए मैंने बताया कि आरएनए वाले वायरस जितने भी है वो सभी बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, हरामी टाइप के हैं, कि हमेशा अपने अंदर चेंजेस करते रहेंगे और भी ज्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। कि अगर आज हमने वैक्सीन बना ली तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद में उसी वायरस की कोई दूसरा स्ट्रेन आ जाए, दूसरी प्रजाति आ जाए, तो उसके खिलाफ फिर वैक्सीन हमसे फिर से डिजाइन करनी पड़ेगी। तो पहली वाली वैक्सीन उस पर काम नहीं कर पाएगी। तो जनरली बॉडी के अंदर भी क्या होता है, जो डीएनए है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम ये काम कराता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंजाइम के लास्ट में हम लोग एज लगा देते हैं। तो जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उसको बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, ये होगा एंजाइम का नाम जो कि आरएनए से डीएनए बनाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि आरटीपीसीआर किस तरह से काम करता है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो लोगों ने बहुत सारी भ्रम पान रखी है अपने अंदर कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ये खामा का डर फैलाया जा रहा है लोगों में। तो एक बात बता दूं मैं, ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं है, वास्तव में ऐसा हो रहा है। उनसे पूछे बेचारों के जिनके जो बेचारे माँ बाप है या फिर जिनके भाई बहन है वो इस बीमारी में गुजर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको संभल कर रहना है। इससे अगर बचना है तो या तो वैक्सीनेशन है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग है।
इन दो रास्तों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई प्रभावशाली दवाई नहीं बनाई जा सकी। टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, वो भी इन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। देखिए, जो कोरोना वायरस है उसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं SARS-CoV-2, जो अब फिलहाल चल रहा है SARS-CoV-2। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ध्यान रखें, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टाइप 2। इससे पहले भी SARS-CoV आया था, लेकिन वो 2003 या 4 के आसपास आया था, तो वो उसका फर्स्ट स्ट्रेन था। अभी जो है उसका थोड़ा सा डेवलप एडवांस स्ट्रेन है, जिसको बोलते हैं SARS-CoV टाइप 2। कोरोना वायरस हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन जो साइंटिफिकली इसका नाम है वो है SARS-CoV-2। चलिए आरटीपीसीआर की बात करते हैं। तो आरटीपीसीआर में किया क्या जाता है? एम्प्लीफिकेशन किया जाता है कि हमारे पास में कोई जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर आरएनए। वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो जिन वायरस में डीएनए पाया जाता है वो वायरस इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जिनमें आरएनए होता है उनकी वैक्सीन डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने एंटीजन को लगातार चेंज करते रहते हैं। देखिए आरटीपीसीआर के अंदर करते क्या है हम लोग, मान लीजिए हमने जो है किसी भी बंदे से जिसके अंदर हमको लग रहा है कि उसमें कोरोना हो सकता है, तो हमने क्या करा, उसका या तो अंदर से म्यूकस लिया जाता है, एक नेजल स्वाब डाली जाती है, एक पतली सी डंडी सी होती है, उसके ऊपर कॉटन लगा होता है, तो उसको नाक के अंदर ऐसे घुमाया जाएगा और आपके अंदर का यहाँ का जो म्यूकस है उसको लिया जाएगा, या फिर सलाइवा का सैंपल ले सकते हैं या फिर आपके ब्लड का भी सैंपल ले सकते हैं, और वहां से न्यूक्लिक एसिड को निकाला जाता है, यानी कि आरएनए को निकाला जाता है, वायरस के आरएनए को। अब जो वायरस का आरएनए है वो काफी कम मात्रा में है, मान लीजिए हम क्या करेंगे, उसके आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई जाती है। डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपी बनाई जाएगी। तो मान लीजिए ये रहा उसका आरएनए, तो इस आरएनए को हमने पहले किस में बदला, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में या फिर सीडीएनए। ये था आरएनए और ये हमने इससे बनाया क्या, सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और फिर बाद में डबल स्टैंडर्ड भी हो जाता है, इसको बाद में डबल स्टैंडर्ड में बदलेंगे, तो इसको बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। तो इस प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या, देखिए जरा एक एक स्टेप करके देख लेंगे कि इसके अंदर आके होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये रहा हमारा डीएनए जो कि अभी आरएनए से बनाया गया है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो उन कॉपीज को बनाने के लिए हमें पहले इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करना होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलना है इस प्रोसेस को, डीनेचुरेशन। और ये डीनेचुरेशन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कराया जाता है, लगभग 92 से 95 डिग्री सेल्सियस पर इतना ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में मान लीजिए इसके जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो गए, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लीजिए 5। ओके, अब मान लीजिए आपको जो है पता है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो, मान लीजिए यहाँ पर जो सीक्वेंस आ रहा है वो ATCC कुछ इस तरह से आ रहा है, ATCC इस तरह से सीक्वेंस आ रहा है, और यहाँ मान लीजिए GCCA कुछ इस तरह का सीक्वेंस आ रहा है। तो जरा ध्यान रखें कि एडेनिन जो होता है, इसको एडेनिन बोलते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा जो है वो ग्वानिन से जुड़ा होगा, कि जहां जहां पे एडेनिन है वहां पे थाइमिन होगा, और जहां जहां पे साइटोसिन है वहां पे ग्वानिन भी होगा। अब इनमें से मान लीजिए डीएनए में हमें कोई सीक्वेंस पता है, तो सीक्वेंस अगर हमें पता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ प्राइमर डिजाइन करते हैं। प्राइमर डीएनए या फिर आरएनए के छोटे से टुकड़े होते हैं, जो कि लगभग 10 से 15 या कभी कभी 20 न्यूक्लियोटाइड लंबे हो सकते हैं। तो वो पहले से डिजाइन कर लिए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इनकी सीक्वेंस को पहचान कर। तो मान लीजिए हमको प्राइमर का सीक्वेंस जो है, इसका जो डीएनए का सीक्वेंस है उसके आधार पर हमने प्राइमर को बना लिया, तो उस प्राइमर को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे 5 प्राइम रहेगा और इधर की तरफ ये 3 रहेगा। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पर A की जगह पे T आएगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ पे G और यहाँ पे भी G होगा।
इस तरह के छोटा सा प्राइमर इधर भी ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पर 5 प्राइम और फिर आगे की तरफ ये 3 होगा। तो यहाँ पे G अगर आ रहा है तो यहाँ पे C, फिर G और फिर यहाँ पे T होगा। तो ये प्राइमर जोड़ दिया। प्राइमर को जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्राइमिंग, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है एनीलिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनीलिंग ऑफ प्राइमर की टेम्परेचर को हम थोड़ा सा कम करेंगे और प्राइमर को धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है कि आपने सीक्वेंस कैसा लिया है। तो लगभग टेम्परेचर 50 या 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, या कभी कभी 72 भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके डीएनए जो लिया है आपने या सैंपल जो लिया है उसके अंदर ग्वानिन और साइटोसिन की परसेंटेज मात्रा कितनी है। जितना ग्वानिन साइटोसिन होगा उतनी ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा। चलिए, हमने एनीलिंग करा दी। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसमें डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये डीएनए पॉलीमरेज करेगा क्या, ये नया डीएनए सिंथेसाइज करेगा। यहाँ पे 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम है, मान लीजिए। ओके, यहाँ पर हमारा जो है ये छोटा सा डीएनए का सीक्वेंस यहाँ तक बन गया था हमारा। ठीक, उसके बाद में हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक नए डीएनए को सिंथेसाइज कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 3 प्राइम, ये 5 और ये हो गया 5 प्राइम और ये 3 प्राइम हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन या फिर पॉलीमराइजेशन। एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, लगभग 72 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर बना रहता है। तो देखिए, हमने डीएनए एक लिया था और एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में हमें 2 डीएनए बन गए। एक साइकिल क्या है, एक साइकिल के अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। तो मान लीजिए एक था हमारे पास, फिर एक डीएनए से 2 बने एक साइकिल के अंदर, फिर अगले साइकिल में 2 डीएनए से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, फिर 16 से 32 बनेंगे, 32 से मान लीजिए फिर 64 बने, 64 के बाद में मान लीजिए कि 128 बने, फिर उससे ज्यादा करोगे तो 128 का और डबल कर देना। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। देखिए, जो पहला साइकिल है वही है, ये पहला साइकिल। पहले साइकिल में 1 से 2 बनेंगे, दूसरे साइकिल में 2 से 4 बनेंगे, तीसरे साइकिल में 4 से 8, चौथे में 8 से 16, पांचवें में 16 से 32, छठे में 32 से 64 और सातवें में 64 से 128, और फिर इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। इसमें अगर आपको निकालना है साइकिल के नंबर कितने होंगे तो उसमें क्या करते हैं 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। खैर अभी हमें फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है। तो यह कुछ आरटीपीसीआर का प्रोसीजर। तो आरटीपीसीआर में करा क्या जाता है, उसमें या तो ब्लड का सैंपल लिया जाएगा पेशेंट से, या फिर उसके म्यूकस का या फिर उसके सलाइवा का सैंपल लिया जाएगा। लेने के बाद में उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड को निकाला जाएगा और फिर अपनी तरफ से हम प्रोब को डिजाइन करके या फिर ये जो प्राइमर होते हैं इनको डिजाइन करके, और जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये वाले न्यूक्लियोटाइड जो हमें यहाँ पे जोड़ने होते हैं, उनको ले लिया जाता है और मशीन के अंदर डाल देते हैं। उस मशीन को बोलते हैं आरटीपीसीआर मशीन या फिर थर्मोसाइक्लर, उसको बोला जाता है थर्मोसाइक्लर। तो ये जो थर्मोसाइक्लर है ये हमें रियल टाइम पर, यानी कि जैसे जैसे डीएनए का सैंपल बनता जा रहा है वैसे वैसे हमें बताती रहती है कि कितनी मात्रा उसकी बन गई। तो इसमें हमें साइकिल चलाने पड़ते हैं बहुत सारे। मान लीजिए हमने एक साइकिल चलाया, उससे 2 डीएनए बन गए, दूसरा साइकिल चलाया उससे 4 बन गए, तीसरा चलाया 8 बन गए, 16 फिर उसके बाद में 32, 64 और 128। तो इस तरह से अगर 35 साइकिल के बाद में 35 साइकिल के बाद में या 35 साइकिल पर हमें कोरोना वायरस का डिटेक्शन मिल रहा है, उस बंदे के अंदर 35 साइकिल चलाने के बाद में मान लीजिए उसमें कोरोना वायरस का हमको डिटेक्शन मिला, तो हम कहते हैं कि वो है उसकी थ्रेशहोल्ड या साइकिल थ्रेशहोल्ड वैल्यू, सीटी वैल्यू। देखो इसको बोलते हैं सीटी वैल्यू। तो कोरोना वायरस के लिए जो वैज्ञानिकों ने निर्धारित की है सीटी वैल्यू, वो है लगभग 35 या 36 साइकिल। कि इतना साइकिल चलाने के बाद में अगर किसी बंदे के अंदर कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिल रहा है तो वो कोविड पॉजिटिव होगा। अगर 35 साइकिल के बाद में मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर वायरल का जो लोड है वो कम है, बहुत ही कम है, तो उसको कोरोना नेगेटिव बोल दिया जाता है। पॉजिटिव वो होगा जिसके अंदर 35 साइकिल तक या फिर इससे पहले वायरस का डिटेक्शन हो जाए तो वो कोरोना पॉजिटिव है, और जिसमें इसके बाद में होगा कोरोना नेगेटिव होगा। कुछ ऐसे समझिए। गन्ने का जूस पीते हैं हम लोग, तो उस गन्ने के जूस को
जो ये रोलर होते हैं लोहे के बने हुए, उनके बीच में गन्ना डाला जाता है और उससे आगे चल के जूस निकलता है। तो मान लीजिए आपने 2 गन्ने लिए, उनको मशीन के अंदर डाला, मशीन के अंदर डालना यानी कि 5 या 6 बार आपने मशीन के अंदर उसको डाला। डालने के बाद में उन गन्नों से सिर्फ 1 गिलास जूस निकला। ठीक। दूसरा हमने गन्ने लिए, 2 गन्ने लिए, उनको डाला हमने और उनको इसी तरह से हमने लगभग 1 बार डाला, मान लीजिए 2 बार डाला। चलिए, पहले वाले को हमने 5 बार डाला, तब जाकर 1 गिलास जूस मिला। अब जो ये वाला गन्ना है जो हमने अभी लिया है, 2 गन्ने, उसको हमने डाला और उसमें एक ही साइकिल के बाद में या 2 बार मान लीजिए, चलिए 2 बार हमने करा और उसमें 2 बार के बाद में ही 1 गिलास जूस मिल गया। तो हमारे लिए फायदेमंद कौन हुआ? तो फायदेमंद वो पहला वाला, ये वाला, दूसरा वाला सॉरी, जिसमें दूसरे साइकिल के बाद में हमको क्या मिल गया है, हमको 1 गिलास जूस मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है कि रस कौन से गन्ने में ज्यादा है? पहले वाले में कि जिसमें 5 साइकिल के बाद में हमको जूस मिला था, या फिर ये दूसरे वाले में जिसमें दूसरे साइकिल के बाद मिल रहा है? डेफिनेटली भाई दूसरे वाले में, क्योंकि दूसरे साइकिल में ही तुमको क्या मिल गया है, जूस मिल गया है। अगर और ज्यादा चलाओगे तो और ज्यादा जूस हमें मिल सकता है। तो इसी तरह से ये होता है कि सीटी की जो वैल्यू है, सीटी की वैल्यू किसी की जितनी ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा साइकिल हम चलाएंगे और उसमें जाकर कोविड का डिटेक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसमें वायरस का जो लोड है, वायरस की जो मात्रा है वो कम है। और जिसमें पहले ही निकल गया, मान लीजिए कि उसमें 14 साइकिल के बाद में, 15 साइकिल के बाद में निकल रहा है, तो हम बोलेंगे उसमें वायरस का जो लोड है, वायरल का जो लोड है वो ज्यादा है, वायरल का लोड जो होगा उसमें ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें इन्फेक्शन जो है नजर आ रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है कि उसमें अभी इन्फेक्शन और या सिम्टम्स जो है नजर ना आए, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो टाइम होता है लगभग कोरोना के केस में 4 to 14 डेज के आसपास होता है। तो इस दौरान जो बंदा होता है वो एसिम्टोमेटिक रहता है। एसिम्टोमेटिक वे बंदे हैं जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वायरस उनकी बॉडी के अंदर अभी भी है। तो ऐसे बंदों को डिटेक्ट करना मुश्किल है, तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। क्योंकि ये जो वायरस है ये एयर के जो ड्रॉपलेट होते हैं, अगर एयर के ड्रॉपलेट जो है उनका साइज 5 मिलीमीटर के आसपास है तो उनको एयर ड्रॉपलेट कहेंगे और उनको हम लोग बोलेंगे कि वो जो वायरस है वो वायु के द्वारा नहीं फैल रहा है। और अगर उनका साइज 5 माइक्रोमीटर से कम है तब हम बोलते हैं कि जो वायरस है वो कैसा है, एयरबोर्न है, वायु के द्वारा फैल रहा है। तो अभी तक ऐसा कोई रिसर्च में साबित नहीं हुआ है कि वो जो कोरोना है वो वायरस के द्वारा फैल रहा है, पर हाँ मे भी हो सकता है कि वो फैल रहा हो। हालांकि वायरस जो है, मान लीजिए किसी को कोविड-19 है और उसने छींका, छींकने के साथ में क्या होगा, जो वायरस है वो एयर ड्रॉपलेट के रूप में बाहर निकलेगा। अब मान लीजिए एयर ड्रॉपलेट जो है वो एयर के अंदर लगभग 3 या 4 घंटे तक एक्टिव रहते हैं वायरस। तो उस दौरान कोई बंदा उधर से गुजरा बिना किसी मास्क के और उसने उस जगह की एयर को अपने अंदर लिया, तो साथ में क्या होगा, जो एयर ड्रॉपलेट है उसके अंदर जा सकते हैं और उससे भी उसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमको कम से कम 2 गज की दूरी या फिर उससे ज़्यादा हो तो भी अच्छा है, तो वो कम से कम मेंटेन करनी है, उस तभी कुछ हो सकता है। और वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन हम लोग जो है फिर किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि कैसे वैक्सीन काम करती है। फिलहाल ये सीटी वैल्यू के बारे में मैंने बताया कि सीटी वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी, सीटी वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोविड-19 जो है, जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा है। और जिसमें सीटी वैल्यू ज़्यादा होगी उसका मतलब ये इसमें कोविड-19 जो है वो कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीटी वैल्यू है, ये जो सीटी वैल्यू है, कहाँ पे लिखो, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो ये जो सीटी वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वायरल लोड की, वायरल लोड या कोविड-19 बोल लीजिए कि सीटी वैल्यू किसी बंदे की जितनी ज़्यादा आ रही है उसमें वायरल लोड उतना ही कम होगा, और सीटी वैल्यू जिसमें जितनी कम आ रही है उसमें वायरल लोड जो है ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा है उसमें वायरल लोड कम होगा। कुछ ऐसा इसमें देखने को पाया जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये लगभग 48 या फिर 72 घंटे के आसपास दे दी जाती है। और पहले इसका जो है चार्ज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, 2500, 3000 या कभी कभी 4000 के आसपास भी जो प्राइवेट लैब्स है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है वो ले रहे थे। लेकिन अब जो इसका चार्जेस है वो मेरे ख्याल में 800 के आसपास कर दिया गया। अगर घर पे आकर आप अपना सैंपल कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, तो 1200 या फिर 1300 के आसपास ये चार्ज है। और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाकर इसको फ्री में टेस्ट कराया जा सकता है, एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको फ्री में इसका टेस्ट करा दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट है वो आपको 3 या फिर 5 दिन या कभी कभी 1 हफ्ते का टाइम भी इसमें लग जाता है। तो तब तक हमको जो है, जब तक प्रभावशाली वैक्सीन ना मिल जाए या फिर हमको वैक्सीन नहीं लग जाती है, तब तक इससे हमको बच कर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। ओके। और किसी भी कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। ठीक। तो इसके बाद में
फिर मैं फिर कभी बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों।